हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट 2 यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में हमने जो कल क्लास की थी वो थी सौंदर्य शास्त्र। इसको हमने अच्छे से कवर किया था, तो वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसको कल हमने पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कला कला क्या है, कला का अर्थ और कला के प्रकार और कला की परिभाषा क्या है, कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कला का अर्थ, कला के प्रकार और कला की परिभाषा, ये आज की क्लास में जानेंगे। तो ठीक है, आइए आज हम कला के बारे में जानेंगे कि चित्रकला का इतिहास कितना पुराना है। चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। सत्य तो यह है कि चित्र बनाने की प्रवृत्ति सर्वदा से ही हमारे पूर्वज में विद्यमान रही है। ठीक है, विद्यमान रही है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में आंखें खोली, उस समय से ही उसने अपनी मूक भावनाओं को अपनी तूलिका द्वारा टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों के माध्यम से गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर अभिव्यक्ति किया, यानी चित्र बनाने शुरू हो गई। उसके जीवन की कोमलता, भावनाएं तथा संघर्ष में जीवन की सजीव झांकियाँ उसकी तत्कालीन कलाकृतियों में आज भी सुरक्षित हैं। अपना सांस्कृतिक विकास करने के लिए मानव ने जिन साधनों का अपनाया, उनमें चित्रकला भी एक साधन थी। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कला क्या है? कला क्या है? कला शब्द का प्रथम बार प्रयोग कहाँ हुआ? तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। इसके अतिरिक्त कला शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण और आरण्यक तथा अर्थवेद में भी मिलता है इसके अलावा। ठीक है, कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कल धातु से कला की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ प्रसन्न करना होता है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से मानते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना, यानी कि कल धातु या कड़ धातु। ठीक है, इसका उत्पत्ति मानी जाती है और इसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। संस्कृत में कला शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया गया है। इसका व्यावहारिक अर्थ है किसी भी कार्य को पूर्ण कुशलता के साथ करना, यानी कि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो कुशलतापूर्ण होना चाहिए। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ था। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में। आर्ट शब्द लैटिन भाषा के आर्स या आर्टम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है क्राफ्ट, जैसे स्वर्णकारी। आगे देखते हैं। कला भारतीय दर्शन के अनुसार, कि जो हमारे भारतीय दर्शन है उनके अनुसार कला क्या है? तो दैवयुग, इसको दो भागों में बांटा, दैवयुग और मानवीय युग। दैवयुग जो देवताओं का युग था और जो मानवीय युग है वो मानव का युग था। दैवयुग में कला को शिल्प कहा गया था। क्या कहा गया था? शिल्प। आगे देखते हैं। देवयुग में पहला शिल्पकार विश्वकर्मा था। कौन थे? विश्वकर्मा थे। कौन? देवयुग में विश्वकर्मा ने रावण की लंका बनाई, द्वारिका नगरी बनाई और इंद्र नगरी बनाई। इनको कह सकते हैं आप आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, वास्तुकार और चित्रकार भी कह सकते हैं और शिल्पकार भी कह सकते हैं। सीता की प्रतिमा मैं ने बनाई थी। किसने? मैं नामक शिल्पी ने। कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। देवयुग के प्रमुख शिल्पकार, यानी जो देवयुग था उसमें कौन कौन शिल्पकार थे? तो पहले हो गया हमारे विश्वकर्मा, दूसरे हो गए मैं, तीसरे हो गए मैसूर, चौथे हो गए हमारे चित्रलेखा और पांचवे हो गए कृष्ण। आगे देखते हैं। पृथ्वीलोक का पहला चित्र भैजीत ने बनाया था। ये एक ब्राह्मण के मृत पुत्र का था। ठीक है, कला का अर्थ देख लेते हैं। कला का अर्थ, कला शब्द का
आज के समय में विभिन्न वर्गों में पृथक अर्थों में प्रचलित है। अर्थात कला का उद्गम मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। कला शब्द का प्रयोग ललित कला हेतु प्रयोग किया गया है। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी मन की अभिव्यक्ति करता है, न कि बाह्य रूप की। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कला में मनुष्य अपने मन की अभिव्यक्ति करता है। किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। क्या करती है? मनुष्य की रचना, यानी कि जो भी मनुष्य कोई रचना करता है उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, वो कला कहलाती है। यानी कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें आनंद आ रहा है तो वो कला कहलाती है। तो आगे देखते हैं। भारतीय कला दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? कला को यथा कला यथा सफ मद श्रण स नियामती। इसका अर्थ है कला शब्द पर का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया। न तज्ज्ञान न तच्चिलिप न सा विधा न सा कला। ये पूछा जाता है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में क्या कहा, तो इन्होंने कला को ये कहा न तज्ज्ञान न तच्चिलिप न सा विधा, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प ना हो, ऐसी कोई विद्या नहीं जिसमें कला ना हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई शिल्प नहीं जिसमें कोई विद्या ना हो और जो कला ना हो। ठीक है, इसका अर्थ है न तज्ज्ञान न तच्चिलिप न सा विधा, इसका ये अर्थ है। आगे देखते हैं। मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। क्या दिया गया है? सर्वोच्च स्थान। किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को क्या कहा गया है? कलाना प्रवर चित्र धर्माधि कामोक्षदम, यानी कि इसमें 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया गया है। मुख्य रूप से काम से, यानी कि जो ये है काम से चित्रकला का संबंध है। ठीक है, जो काम सूत्र है उससे कला का संबंध है। वैदिक काल में कला को ज्ञान की विद्या के रूप में बताया गया है। भारत में कला को शिल्प कहा गया है। क्या कहा गया है? शिल्प। भारत में कला को योग साधना माना जाता है। और यूरोप में क्या कहा गया है? यूरोप में कला को समार्था कहा गया है। यूनान में कला को देखने कहा गया है। और ठीक है, तो ये पूछ लेता है एग्जाम में, यूरोप में कला को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? समार्था कहा गया है। और यूनान में क्या कहा गया है? देखने। और भारत में क्या कहा गया है? शिल्प कहा गया है। ठीक है, नीति शतकम के अनुसार देखते हैं कला क्या है। तो इसके अनुसार है साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। ठीक है, ये नीति शतकम के अनुसार कहा गया है। और सब रांगड़ सूत्रधार के अनुसार कहा गया है चित्रा ही सर्व शिल्प नाम मुखम लोकस्य च प्रियम, अर्थात इसका अर्थ है सभी शिल्पों में चित्र सबसे महान है। ठीक है, ये पूछ लेता है कि सम्रांगण सूत्रधार में कौन सा कथन है, किस सम्रांगण सूत्रधार का कौन सा कथन है? तो कौन सा है? ये चित्रा ही सर्वशिल्प नाम मुखम लोकस्य च प्रियम। और 3 अलग ऑप्शन दे देगा, जैसे ये दे देगा साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, या कलाना प्रवर वाला दे देगा। तो आपको ये अलग अलग ध्यान रखना है कि किसमें कला को क्या कहा गया है। आगे देखते हैं। आधुनिक समय में शिल्प शब्द का प्रयोग उपयोगी कला के लिए, कला शब्द का प्रयोग ललित कला के लिए किया गया है। ठीक है, कला के प्रकार देख लेते हैं। कला के कई प्रकार होते हैं और इन प्रकारों का परिगण भिन्न भिन्न रीतियों से होता है। जैसे एक मोटे तौर पर जिस वस्तु रूप अथवा तत्व का निर्माण होता है
निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर इस कला का प्रकार कहलाता है। जैसे वास्तुकला या स्थापत्य कला। तो वास्तुकला स्थापत्य कला के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो हमारे भवन आते हैं, इसमें दुर्ग आते हैं, प्रसाद आते हैं। प्रसाद किसे कहते हैं? राजमहल को, महल को। मंदिर आते हैं, स्तूप आते हैं, चैत्य आते हैं, मकबरे आदि आदि। ठीक है। और मूर्ति कला के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ। ठीक है। चित्रकला के अंदर देख ले क्या आते हैं? भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अभाव वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर कागज पर अंकित चित्र। ठीक है। आगे देखते हैं मृदभांड। मृदभांड के अंतर्गत आते हैं मिट्टी के बर्तन। ठीक है। मुद्रा कला के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आती हैं? तो वो सिक्के और मोहर आते हैं। ठीक है, इतना कवर हो गया हमारा। कभी कभी जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ के नाम पर उस कला का प्रकार माना जाता है। जैसे प्रस्तर कला, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ। धातु कला क्या है? कांच से, तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियाँ। प्रस्तर क्या होता है? पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ जो बनाई जाती हैं। ठीक है, मूर्तियाँ बनाई जो भी पत्थर के से बनाई जाती हैं। दंत कला क्या है? दंत कला है हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियाँ। ठीक है। मृत्तिका कला क्या है? ये देख लेते हैं। मृत्तिका कला है मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ का या खिलौने। ठीक है। अब देखते हैं कला को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है उपयोगी कला, दूसरा है ललित कला। अब ये कई विद्वानों ने अलग अलग कहा है तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये देख लेते हैं पहले उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला मानव समाज के घरेलू उपयोग में आती है। जैसे आभूषण हो गया आपका, आभूषण कला और काष्ठ कला। ये किसके अंदर का आती है? उपयोगी कला के। ललित कला सौंदर्य प्रधान है। क्या है? सौंदर्य प्रधान। मानव के मस्तिष्क को आनंद प्रदान करने वाली होती है। कौन सी? ललित कला। भरत मुनि ने कला को ललित कला के रूप में माना है अथवा 8 रसों को बताया है। ठीक है। 8 रस कौन कौन से हमने कल सौंदर्य शास्त्र की क्लास में पढ़ा था, तो वहाँ देख लेना आप। भरत मुनि ने कला के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक तो मुख्य कला और एक गौड़ कला। ये प्रश्न पूछ लेता है कि कौन से विद्वान ने कला को कितने भागों में बांटा और कौन कौन से प्रकार बताए। तो भरत मुनि ने कौन से? 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? मुख्य कला और गौड़ कला कहा इन्होंने। और पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में जो 800 BC है, BC होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, उनको बोलते हैं BC। और ईसा मसीह के बाद के जन्म को बोलते हैं AD यानी एनो डोमिनी। ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, BC होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले। ठीक है। कला को 2 भागों में बांटा है। कौन से? पहला है कारुकला और दूसरा है चारुकला। कारुकला को इन्होंने कहा है उपयोगी कला और चारुकला को कहा है इन्होंने ललित कला। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पाणिनि ने क्या कहा था कला को। अब देखते हैं हीगल के अनुसार क्या है। हीगल ने कला को 2 भागों में बांटा है। इन्होंने दृश्य कला और श्राव्य कला। दृश्य कला में कौन कौन सी आती हैं? तो चित्र आता है आपका, और वास्तुकला आती है और मूर्ति कला आती है। श्राव्य में आपकी संगीत आती है और काव्य आती है, यानी जो संगीत है और काव्य है जो हम लिखते हैं। ठीक है। हीगल के अनुसार उच्च पद पर काव्य को रखा गया है तथा निम्न पद पर वास्तुकला को रखा गया है, परंतु हीगल ने कलाओं को 3 न मानकर 5 माना है। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि हीगल के अनुसार उच्च कला किसे माना गया है? तो किसको माना गया है? काव्य को माना गया है। हीगल ने काव्य को माना है। और निम्न कला किसको माना है? ये वास्तुकला को माना है इन्होंने। और कितनी कलाओं? 3 न मानकर इन्होंने कितना माना है? 5 माना है। तो वो कौन सी है? पहली है चित्रकला। इस अत्यंत उत्कृष्ट एवं सूक्ष्म कला में रूप, रंग, आकार तथा लंबाई एवं चौड़ाई होती है। यह मनोभावों को अत्यधिक स्पष्ट करने में समर्थ होती है चित्रकला। दूसरी कौन सी बताई है इन्होंने? मूर्तिकला।
मूर्तिकला देख लेते हैं। इस कला के अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रंग या एवं आकार आदि निर्मित किया जाता है। यह कला उत्कृष्ट मनोभावों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। कौन सी? मूर्तिकला क्या कहती है, करती है? उत्कृष्ट मनोभाव को व्यक्त करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है हमारा जो तीसरा नंबर है, इन्होंने माना है, पहली हो गई चित्रकला, दूसरी हो गई आपकी मूर्तिकला और तीसरी हो गई आपकी संगीत कला मानी है इन्होंने। नाद तथा स्वर पर आधारित इस कला के द्वारा व्यक्त भावों अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट अथवा हृदयग्राही होते हैं। क्या होते हैं? संगीत कला। अगली कौन सी मानी है ना? काव्य कला। काव्य कला शब्द एवं अर्थ पर आधारित इस उत्कृष्ट कला में स्वर एवं व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव भी चिरस्थायी होता है। ठीक है, जो इसमें जो काव्य कला होती है, जिसको हम गद्य या पद में लिखते हैं, तो इसमें दोनों ही स्वर और व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं स्थापत्य कला, जो 5 नंबर की कला मानी है हीगल ने। स्थापत्य कला या वास्तुकला कह सकते हैं। इस कला के अंतर्गत भवन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, पुल अथवा बांध आदि का निर्माण कार्य होता है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार कला इन्होंने भी 2 भागों में बांटा है। इन्होंने ललित कला और उदार कला कहा है। ठीक है, अरस्तु ने क्या कहा है? ललित कला और उदार कला कहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, कला का वर्गीकरण। ठीक है, तो कला का वर्गीकरण, ललित कला, एक तो ललित कला हो गया और एक हो गया आपका उपयोगी कला। ठीक है, तो पहले ललित कला पढ़ते हैं। ललित कला के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो रूपप्रत कला आती है और एक आती है आपकी अरूपप्रत कला, ये 2 नंबर की। ठीक है, अरूपप्रत कला। तो पहले पढ़ लेते हैं हम रूपप्रत कला। रूपप्रत कला कौन कौन सी होती है? जैसे चित्रकला हो गई आपकी, मूर्तिकला हो गई, वास्तुकला हो गई, जिनमें रूप दिखाई देता हो। जैसे रूपप्रत कला का अर्थ है जिसका रूप, कोई रूप हो। तो चित्रकला क्या है? चित्रकला जब हम कोई भी रूप चित्र बनाते हैं तो हमें दिखाई देता है। मूर्तिकला भी दिखाई देती है, वास्तुकला भी दिखाई देती है। ठीक है, चित्रकला का माध्यम रंग व तुलिका ब्रश है। चित्रकला का जो माध्यम है वो हम किसके अनुसार करते हैं? रंग और तुलिका या ब्रश के अनुसार ही करते हैं। ठीक है, मूर्तिकला तराश विधि कला का माध्यम है पलस्तर, कंक्रीट, पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या सीमेंट। मूर्ति को हम किसके द्वारा बना सकते हैं? एक तो हम किसी भी पत्थर को तराश कर बना सकते हैं। ठीक है, तराश विधि से। दूसरा पलस्तर, तीसरा कंक्रीट से बना सकते हैं और चौथा पीओपी से बना सकते हैं, या सिर्फ 5वां है सीमेंट से बना सकते हैं। ठीक है, या लकड़ी से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं मूर्तिकला तराश विधि में 2 प्रकार बताए गए हैं। तो एक तो हाई रिलीफ और एक लो रिलीफ। ठीक है, तो जिसको हम ज़्यादा गहराई से उकेरते हैं वो हाई रिलीफ में आता है, जिसको कम उकेरते हैं वो लो रिलीफ में आता है। ठीक है, अगले दूसरी नंबर की कला हमारी अरूपप्रत कला। ये हो गए रूपप्रत कला के सारे, और अगले देखते हैं अरूपप्रत कला। अरूपप्रत कला में आते हैं हमारे संगीत कला और काव्य कला, जो हमें दिखाई नहीं देते, इनका कोई रूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है, शुरू में हमने पढ़ लिया ललित कला, अब ये पढ़ेंगे उपयोगी कला। ठीक है, इसमें रंगाई, बुनाई या सिलाई का प्रयोग होता है। ठीक, क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास है। इसमें 350 कलाओं का लेख है। तो इसमें 64 कलाओं की सुनारों की कला है, 64 जनप्रयोगी कला है, 64 वेश्याओं की कला माना है इन्होंने, 100 को सार कला माना है इन्होंने, 16 कायस्थों से संबंधित कला माना है इन्होंने। ये पूछ लेता है कि क्षेमेंद्र की कला विलास में कि जैसे 32 कला इन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मानी है और 10 भेषज कला संबंधी से मानी है। ये पूछ लेते हैं कि
जैसे आपका हो गया सुनार से की कला कितनी मानी है इन्होंने, ये पूछ लेगा, या फिर यह वैश्याओं की कला कितनी मानी है इन्होंने, ये पूछ लेगा। तो इनको सबको अलग अलग ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कला विलास कुल इसमें कितनी कला है, 350 कला है, 350 कला। कामसूत्र, शुक्रनीति, जैन ग्रंथ, कला विलास, ललित विस्तार, नाट्यशास्त्र, मानसोल्लास, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, चित्रलक्षण इत्यादि सभी भारतीय ग्रंथों में कला का वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। अधिकतर ग्रंथों में कला की संख्या 64 मानी गई है। आपने भी देखा होगा हर जगह 64 मिल रहा है आपको। तो ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ मानी गई है ज़्यादातर अलग अलग। प्रबंध कोश में 72 कला मानी गई हैं, ललित विस्तार में 86 कला मानी गई हैं, और कामसूत्र में आपकी 64 कला मानी गई हैं, कादम्बरी में भी आपकी 64 कला मानी गई हैं। अब देखते हैं, प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ कला विलास में सबसे अधिक संख्या में कलाओं का वर्णन किया है। सबसे अधिक प्रमाणिक सूची कामसूत्र है। सबसे अधिक प्रमाणिक सूची कौन सी है, कामसूत्र है, ठीक है, जिसमें 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है आपको। अब देखते हैं पाश्चात्य कला के अनुसार। पाश्चात्य कला के अनुसार कला दो प्रकार की है, कौन सी, स्टैटिक आर्ट और दूसरी है डायनेमिक आर्ट। स्टैटिक आर्ट में कौन सी आती है आपकी, स्थिर कला है, जो स्थिर है, जो एक ही जगह रखी हुई है। जैसे मूर्ति आपकी क्या है, एक ही जगह स्थापित होती है। स्थापत्य कला है, जैसे कोई भवन हो गया आपका, तो वो आपका एक ही जगह है, ठीक है। डायनेमिक आर्ट यानी जो होती हैं वो गतिशील कलाएँ होती हैं, जैसे काव्य कला हो गई आपकी, संगीत कला हो गई और नृत्य कला हो गई, जो ये गतिशील है, ठीक है, जो गति कर रही हैं। आगे देखते हैं कला की कृतियाँ। कला की कृतियाँ इनमें कन्फ्यूज़न रहता है। जो कृति होती है, एक होती है कृति, एक होती है अनुकृति, कृति, एक होती है अनुकृति, एक होती है प्रतिकृति या प्रतिलिपियाँ। ठीक है, और तो कृति क्या होती है, प्रतिलिपि क्या होती है, प्रतिकृति हो क्या होती है, और अनुकृति क्या होती है, ये हम अभी समझेंगे। तो कृति क्या होती है, जो चीज़ प्रथम बार बनाई गई है, जैसे ताजमहल, तो वो क्या होगी, कृति होगी। जो हम प्रथम बार कोई भी चीज़ बनाते हैं, जो बिना देखे बनाते हैं, जिसका नया आविष्कार होता है, तो वो क्या होती है, वो कृति कहलाती है, ठीक है, उसकी हम कृति कर रहे हैं। जो चीज़ प्रथम बार बनाई गई हो, जैसे ताजमहल, ताजमहल क्या है, वो प्रथम बार बनाया गया है, ऐसा कहीं नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये कृति में आता है। और आगे देखते हैं, अब आगे अनुकृति। अनुकृति क्या होता है, अनुकृति वह होता है जो चीज़ पहले से बनी है और उसे देखकर बनाना, जैसे ताजमहल बना हुआ है और उसका हमने कोई चित्र बना दिया, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो अनुकृति के अंतर्गत आएगा। ताजमहल क्या है, कृति के अंतर्गत आएगा, और ताजमहल का जैसे हमने चित्र बना दिया तो वो अनुकृति के अंतर्गत आएगा। अब अनुकृति के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जो चीज़ पहले से बनी है और उसका हमने कोई चित्र बना दिया तो वो अनुकृति के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं प्रतिलिपियाँ या अनुप्रतिकृतियाँ। अब ये क्या होती हैं, जो प्रतिलिपियाँ होती हैं और प्रतिकृतियाँ, जो चीज़ जिसका चित्र बना हो और दोबारा हूबहू बनाना, प्रतिकृतियाँ या प्रतिलिपियाँ कहलाते हैं। अब मान लिया जैसे आपका ताजमहल हो गया, तो ताजमहल की हमने अनुकृति बना ली, अब उस चित्र को ही देखकर, जैसे हमने अनुकृति उसकी बना ली, कोई चित्र बना लिया, अब उस चित्र को ही देखकर दोबारा चित्र बना लिया, तो उसको कहते हैं प्रतिलिपियाँ यानी प्रतिकृतियाँ। प्रतिलिपियाँ या प्रतिकृतियाँ, ठीक है, जो कोई चित्र बना हुआ हो और उसकी फिर हमने नकल कर दी हो हूबहू, तो वो प्रतिलिपियाँ के अंतर्गत आएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं कला की परिभाषाएं। कला की परिभाषा किस किसने दी है। कला मानव के मन की सहज अभिव्यक्ति है। जब यही अभिव्यक्ति कल्पना के साथ जुड़ जाती है, तभी एक सुंदर कला का निर्माण होता है। अनेक कालों में अनेक विद्वानों द्वारा कला की परिभाषाएं की गई हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। तो कौन कौन किस किसने की है, तो पहले देखते हैं।
पहले हमारे विद्वान टॉलस्टॉय, इनकी देख लेते हैं। कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करती है कि उसे देखने और सुनने वालों के मन में वही भाव जागे। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रेखा होती हैं और रंग और ध्वनि और शब्द इस प्रकार अभिव्यक्ति करते हैं कि उसे देखने और सुनने वाले के मन में वही भाव जागे, तो वो क्या कहते हैं, कला कहलाती है। ठीक है, रविन्द्रनाथ के अनुसार देख लेते हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, क्या करता है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। और क्रोचे के अनुसार क्या कह रहे हैं, क्रोचे कह रहे हैं कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। ये कह रहे हैं कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये हो गया रविंद्रनाथ का। और कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है, ये क्रोचे का हो गया। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ बाह्य प्रभाव होगा वहाँ क्रोचे होंगे, और जहाँ मनुष्य अभिव्यक्ति करता है वहाँ होंगे आपके रविंद्रनाथ। ठीक है, जो ये कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है और कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कृतीय शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध के लिए मिलता है वही कला है। ठीक है, हर्बर्ट रीड के अनुसार देख लेते हैं। अभिव्यक्तिवाद के आह्लादक या रंजक स्वरूप को कला मानते हैं। अगली देखते हैं फ्रायड के अनुसार, ये ज़्यादा मोस्ट है। फ्रायड हो गया, आपके हो गए रविंद्रनाथ हो गए और क्रोचो हो गई, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्रायड के अनुसार कला मानव की दमित वासनाओं का उभार है। क्या है, दमित वासनाओं का उभार बताया इन्होंने। हीगल के अनुसार अनुकरण ही कला का मूल है। किन्होंने कहा, ये हीगल ने कहा है। अब प्लेटो के अनुसार देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। ठीक है, क्या है, अनुकृति की अनुकृति। अनुकृति क्या होती है, नकल। जो मैंने अभी बताया आपको, कृति, अनुकृति और प्रतिलिपि। ठीक है, तो ये अनुकृति की अनुकृति बताया है, यानी कि जो हमारी सृष्टि बनी हुई है तो उसके अनुसार ही हम कोई चित्रण करते हैं, तो वो हम प्रकृति की नकल ही करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए कला सत्य की अनुकृति बताई है। ठीक है, अनुकृति का सिद्धांत सर्वप्रथम प्लेटो ने दिया था, बाद में अरस्तु ने व्याख्या की थी इनकी। ठीक है, अब अरस्तु ने क्या कहा, अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने कहा कला सत्य का अनुकरण है। क्या है, सत्य का अनुकरण यानी अनुकृति का ही। ठीक है, यानी कि सत्य का अनुकरण है, यानी कि नकल ही है, सत्य की नकल ही है एक तरीके से। ठीक है, अरस्तु ने दूसरा अनुकरण सिद्धांत दिया था। ठीक है, पहला किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था, दूसरा किसने दिया था, अरस्तु ने। और क्या कहते थे, इनकी व्याख्या की थी। ठीक है, जो अरस्तु थे वो इनके शिष्य थे, प्लेटो इनके गुरु थे अरस्तु के। ठीक है, सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु थे, और प्लेटो जो थे वो अरस्तु के गुरु थे, और अरस्तु किसके गुरु थे, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। ये हमने कल की क्लास में बताया था आपको, स्पा, यानी कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। सुकरात किसके गुरु हैं, प्लेटो किसके गुरु हैं, अरस्तु किसके गुरु हैं, अलेक्जेंडर, सिकंदर के। ठीक है, अब ठीक है, दोबारा देखते हैं। अलेक्जेंडर के गुरु कौन है, अरस्तु के गुरु कौन है, प्लेटो के गुरु कौन है, सुकरात। ठीक है, तो इनको कंफ्यूज नहीं होना, इसको स्पा के नाम से आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक, कौन किसके गुरु थे। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है और भाव प्रधान है। क्या है, एक तो हमारी रेखा प्रधान है और एक भाव प्रधान है। ठीक है, भारतीय चित्रकला अंतःकरण की प्रेरणा है। ये कथन पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला क्या है, वो अंतःकरण की प्रेरणा है, और भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान और भाव प्रधान है। ठीक है, और प्रतीकात्मकता है, कल्पना है, अलंकरण है। ठीक है, भारतीय
कल्पना भी है और अलंकरण भी है और प्रतीकात्मकता भी है भारतीय कला। ठीक है, आगे देखते हैं हम। भारतीय चित्रकला के चार रूप कौन कौन से हैं? भित्ति चित्र, पटचित्र, चित्रफलक और लघु चित्र। यानी जो हमारी चित्रकला है वो किन किन रूपों में की गई है? तो भित्ति चित्र, ये जो शैल चित्र यानी जो चट्टानों गुफाओं में की गई है, जैसे भीमबेटका की गुफा हो गई, पंचमढ़ी हो गई, बेलारी हो गई, जो ये गुफाएं हैं जो शैल चित्र बने हुए हैं जिनमें। ठीक है, ये भित्ति चित्र होगा जो भी हमारा अजंता में ये भित्ति चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र करने का स्थान हो गया वो एक भित्ति चित्र हो गया। पट चित्र बने हैं जो कपड़े पर भी बनाए गए हैं चित्र। ठीक है, वो पट चित्र के अंतर्गत आते हैं। चित्रफलक जो चित्र हमारे ताड़पत्र और लकड़ी पर और हाथी दांत पर बने हैं वो चित्रफलक के अंतर्गत आते हैं। लघु चित्र में कागज और पोस्टकार्ड और कैनवास इनके अंतर्गत है। लघु चित्र कब से बनने शुरू हुए थे? ये जब पाल शैली शुरू हुई थी तब से लघु चित्रण का शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो कला क्या है, कला का अर्थ क्या है, ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। कला का अर्थ, कला के प्रकार और कला की परिभाषा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो आपको ये बनाई हुई कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट 2 @ हमारा यूट्यूब लिंक है ये, और हमारी वेबसाइट है ये studyglobe.com, और हमारा टेलीग्राम लिंक है ये सरकारी एग्ज़ाम वाला नोट्स के नाम से। ठीक है, और जो ही हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है कला क्या है, कला का अर्थ क्या है, कला की परिभाषा, तो ये हमने हमारी जो बुक है ये खुद की लिखी हुई भारतीय चित्रकला का इतिहास, इसी के अंतर्गत से हमने ये जो टॉपिक था वो लिया था। और आप इस टॉपिक में आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह बुक खरीदनी है तो आप हमारे जो चैनल है उसकी बायो में इसका लिंक है जो अमेज़ॉन पर ये डाली हुई है, जो ई बुक फॉर्म में है, जिसकी कीमत हमने 99 रुपीज़ रखी है, जो कुछ ही समय के लिए है, यानी कि 8 से 10 दिन के लिए हमने इसका टारगेट समय रखा है। फिर इसके बाद ये 99 रुपीज़ में आपको नहीं मिलेगी, तो जल्दी कीजिए, आप इस बुक को खरीद सकते हैं। और ख़रीदने के बाद आप अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपको ये डाउनलोड होकर मिल जाएगी जब आप इसका पेमेंट कर दें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगा होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।